जो मैकेनिकल प्रेशर हम अपने दांतों से दूसरे को देना चाहिए, उसका भी एक रीजन है कि ये जो रीजन है हमारा नेक का, गले का जो ये रीजन है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। यहाँ से एब्जॉर्बेंस बहुत अच्छे से शुरू होता है। आप एक लॉजिकली एक चीज देखना, आप आपके मुंह से खा रहे हो, चबा रहे हो, और हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, लार होती है, उसके अंदर वो जितना ज्यादा मिक्स हो जाएगा तो वहाँ यहाँ से एब्जॉर्ब होगा। और ये ऐसा रीजन है जो हमारे अपर बॉडी को, यानी ब्रेन, हमारे मस्तिष्क को हमारे दूसरे बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है, ये इतना रीजन। ठीक है। तो ये रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम आगे आने वाले सेशन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, उस टाइम पे हम इसके पिछले वाले हिस्से की बात करें, जहाँ से बैकबोन जाता है, जहाँ से सारी न्यूरॉन्स हमारे पूरे एंटायर बॉडी में ट्रैवल करते हैं, तो हम उस टाइम पे इसके पीछे के साइड की बात करेंगे। आज के डेट में हम बात करने वाले हैं इतने ही रीजन की। तो ये रीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रीजन में एब्जॉर्प्शन यहीं से शुरू होता है, और उसके बाद फिर वो नीचे जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जहाँ से वो और भी ज्यादा एब्जॉर्बेंस और डाइजेशन का काम करता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है। तो ये है हमारी एक सेल। सेल के अंदर, सेल के अंदर ये, यहाँ से ब्लड, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ब्लड स्ट्रीम है, ये हमारा ब्लड रक्त वाहिनियाँ। और यहाँ से सेल के अंदर जो भी जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लें कि ये एक्चुअली है क्या। आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम हमारी है वो यही है। इसके बाद सिर्फ थोड़ा सा थियोरेटिकल हम बात करेंगे। तो हमारे ब्लड में से आयोडीन, दिस इज आई, आयोडीन, और दिस इज सोडियम। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये जैसे ही सोडियम अंदर जाता है, सोडियम के साथ साथ आयोडीन अंदर जाता है। तो ये जो चैनल है इसे सिम्पोर्टर कहते हैं, सिम्पोर्टर। सिम्पोर्ट का अर्थ ये होता है कि एक चीज अगर अंदर जा रही हो या फिर एक चीज बाहर जा रही हो, तो जैसे ही एक आदमी अगर दरवाजे से अंदर आ रहा है, तो उसी वक्त एक आदमी बाहर भी जा सकता है, या फिर उसी वक्त एक आदमी उसके साथ अंदर भी आ सकता है। तो अगर एक जगह से दूसरे जगह पे दो चीजें एक साथ जा रही है, ये तो फ्री में आ रहा है, ये तो कूपन में आ रहा है, ये फ्री में आ रहा है, पास तो इसका है, दरवाजा इसका है, मगर इस दरवाजे में फ्री में ये आ रहा है इसी के साथ, तो इसे हम कहते हैं सिम पोर्टर। तो हमारे बॉडी में ये सिम पोर्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आने वाले सेशंस में हम वो भी देखेंगे जब हम इम्यूनिटी बूस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये बॉडी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सभी लोगों का एक फोकस यहाँ पे देना चाहता हूँ। सोडियम हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा आता है नमक की वजह से, दैट इज सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, साइंटिफिकल लैंग्वेज में NaCl जिसे कहा जाता है। अगर सोडियम क्लोराइड को, NaCl को अगर हमने तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, तो एक बनता है ये सोडियम, और दूसरा बनता है क्लोरीन। तो ये बनता है सोडियम, दूसरा बनता है क्लोरीन। सोडियम अगर आप चेक करोगे तो सोडियम एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई भी सोडियम को खा नहीं सकता। जैसे ही सोडियम आपके बॉडी के अंदर जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी। क्लोरीन भी मैक्सिमम गैसेस के तौर से निकलता है। क्लोरीन भी अगर आपके बॉडी के अंदर गया तो आपको, आपकी डेथ हो सकती है, बिकॉज क्लोरीन इज आल्सो वेरी मच टॉक्सिक। सो सोडियम भी टॉक्सिक है, क्लोरीन भी टॉक्सिक है। मगर जब ये सोडियम क्लोरीन ये दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, आयनिक इंटरेक्शन एक टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री में, जैसे ही आयनिक इंटरेक्शन हो जाएगा, ये दोनों अपनी अपनी टॉक्सिसिटी को भूल जाते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के वक्त हम ये सोडियम के वहाँ पे एक अलग से इसकी रोल देखेंगे। आज के डेट में इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आयोडीन सिर्फ और सिर्फ, सोडियम अगर रहा तो ही अंदर आएगा, अगर सोडियम आपकी बॉडी में नहीं रहा तो आयोडीन आपके बॉडी में जा नहीं सकता। तो आगे हम बात करेंगे कि ये अगर आयोडीन नहीं गया तो फिर थायरोक्सिन या फिर T3 T4 ये जो हार्मोन्स है आपके बॉडी में अगर कम हुई तो क्या इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो सभी क्लियर होगा कि नमक खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत लोगों का ऐसा एक आइडिया होती है या फिर एक लॉजिक ऐसा होता है कि नमक ज़्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर का शिकायत ज़्यादा होगी। मैं मानता हूँ कि NaCl से तकलीफ हो सकती है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में खाए तो, मगर नमक आप जब फूड प्रोसेस करते हैं, पकाते हो, उस टाइम पे अगर हीट कंडीशन में नमक आप डालते हो तो वो नमक आपके बॉडी में बहुत अच्छा काम करेगा। दैट इज सोडियम के जो भी रोल हमारे बॉडी में है वो, हाँ, वो उसका रोल बहुत बखूबी निभाएगा। मगर
किसी दिन ऐसा हो गया कि सब्जी में नमक भूल गए और आप ऊपर से नमक डाल के खा रहे हो, दैट इज वेरी मच टॉक्सिक। तो वो नमक जब ऊपर से डाल के आप खाते हो, उसके साइड इफेक्ट 100% हमारे बॉडी को भुगतने पड़ते हैं, ना कि उसके कोई इफेक्ट हमारे बॉडी के लिए मिलते हैं। तो आज से नमक जब भी आप पकाते हो उस टाइम पे नमक डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी दिन अगर भूल जाओ तो विदाउट नमक खाने में कोई हर्ज नहीं होगा, मगर ऊपर से डाल के मत खाइए, उसके साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होते हैं। और ऑरेंज कलर का एक नमक आता है, सेंधी नमक जिसे बोलते हैं, सेंधी मीठ बोलते हो अपन तला। सो वो नमक अगर आप खा रहे हो दैट इज बेटर थिंग, वो बहुत अच्छा और बहुत गुणकारी होता है। सो हम अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही ये आयोडीन हमारे सेल के अंदर आता है, तो ये जो ऊपर की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है थायरोग्लोबिन। एक प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन आगे यहाँ पे काम करने वाला है जो हम देखेंगे अभी। ये प्रोटीन हमारे बॉडी में तैयार होता है, हमारे सेल में तैयार होता है, और सेल के अंदर से ये बाहर फेंका जाता है जहाँ पे एक रिएक्शन होनी है जिसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, एग्जिट होती है सेल से। और ये जैसे एग्जिट होगा, आयोडीन भी एक पेंड्रिन नाम का और एक चैनल होता है जहां से बाहर जाता है। जैसे ही आयोडीन सेल के बाहर गया, वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक होती है, और उस ऑक्सीडेशन से क्या होगा, आयोडीनेशन। एक ऐसी रिएक्शन जो ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है, इस प्रोटीन में अपना आयोडीन जाके मिक्स होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये पर्पल कलर के जो ड्रॉप है ये आयोडीन है, और ये जो बाकी का जो हिस्सा है वो यहाँ से आया हुआ हिस्सा है जो एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन के अलावा आयोडीन हमारे बॉडी में काम नहीं कर सकता। तो यहाँ तक तो ये फिक्स हो गया, ये रिएक्शन यहाँ तक आ गई। इसके बाद कुछ एडजॉइंट्स होते हैं, इन लोगों को बॉडी के अंदर धकेलने के लिए कोई ऐसी चीजें होती हैं जिसके हमें आज जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो यहाँ का स्ट्रक्चर और यहाँ के स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस है। तो यहाँ से लेके इस स्ट्रक्चर तक आने के लिए हर कोई एडजॉइंट काम करता है, जिसे हम कंजुगेशन के, कंजुगेशन का अर्थ होता है मिक्स होना या फिर साथ में चले जाना उसके। तो जैसे ही ये यहाँ से मिक्स हो गया, ये एक प्रोटीन यहाँ बना हुआ, इस प्रोटीन के साथ हमारा आयोडीन मिक्स्ड ऑक्सीडेशन की वजह से, तो ये अभी हमारे सेल के अंदर फिर से आ गए। फिर से यहाँ आने के बाद एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस, और प्रोटियोलाइसिस का मतलब प्रोटीन को लाइस करना, कट कर देना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस छोटे दूसरे येलो सर्कल में, ये जो प्रोटीन यहाँ पे बना हुआ था, इस प्रोटीन को यहाँ पे कट कर दिया गया। और जो आजकल के रेडिएशन हमारे आसपास हैं, एटमॉस्फेयर में है, जो फ्री रेडिकल्स हम बोलते हैं, वो फ्री रेडिकल्स या फिर ये रेडिएशन जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं बाहर से, ये हमारे बॉडी के बहुत सारे प्रोटीन को इसी तरीके से डीनेचर करते हैं, इसी तरीके से डीनेचर करते हैं। और इसको फिर इसी तरीके से रीनेचर करना वो बहुत मुश्किल काम है। और मैं आज ये सभी को बताना चाहता हूँ कि जो भी फीमेल्स को हम अपना प्रोडक्ट देते हैं, उनसे हम रिकमेंड करते हैं कि डेली 5 ग्राम से ज़्यादा उनको लेना नहीं है, और 5 ग्राम भी 100% उन्हें स्प्लिट करना ज़्यादा जरूरी है, 2 से 2.5 ग्राम सुबह, 2 से 2.5 ग्राम शाम में। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में हीट ज़्यादा होती है। अगर हीट के वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के प्रोटीन, ये प्रोटीन ही है, प्रोटीन अगर डीनेचर हो गया, इसके लाइसिस हो गया ऐसा, तो फिर से ये एज इट इज बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, 1 2 3 4 10 तक सीरियल अगर हम लिखें और उसे तोड़ तोड़ के फेंक दें, तो 1 2 3 फिर से 10 तक अरेंज वैसा ही हो, ये गारंटेड नहीं है। हो सकता है कि एक दूसरे नंबर पे पहले 2 नंबर आ जाएगा, फिर भी वो चैनल ठीक से रहेगा, क्यों? तो सभी जगह पे आंकड़े ही है। तो प्रोटीन के हद तक भी वैसे ही होता है, इसीलिए फीमेल्स को हम बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करते प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में। तो जैसे ही यहाँ पे ये प्रोटीन लैस हो गया, तो अभी ये 2 किस्म के हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। पहला थायरोक्सिन, आपको आप देख पा रहे हो, ये थायरोक्सिन यहाँ पे एक है, और यहाँ पे ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, थायरोनिन, सॉरी, ट्रायोथायरोनिन, ये 2 हार्मोन्स यहाँ पे तैयार हो गए। और ये जो निचला जो हार्मोन है ट्रायोथायरोनिन, ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन हम जानते हैं इसे T4 के नाम से। दिस इज T4, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन की 4 मात्राएं होती है। सॉरी, ये जो ट्रायोडीन थ्योनिन ये T3 के नाम से जाना जाता है, और थायरोक्सिन ये T4 के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1 2 3, यहाँ पे जो पर्पल डॉट है ये 3 है, इसके लिए इसका नाम है ट्राई आयोडो, दैट इज T3 हार्मोन। और यहाँ पे थायरोक्सिन जिसपे 1 2 3 4 4 पर्पल के ड्रॉप्स हैं,
इसका मतलब 4 जगह पे आयोडीन है, इसे हम T4 के नाम से जानते हैं। तो हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये थायरॉक्सिन, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है थायराइड, उस ग्लैंड का, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। अभी हम देखेंगे कि ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में आने के बाद ये हमारे बॉडी में क्या क्या फेवरेबल काम करता है। आप जब इसके फीचर देखोगे तो आप खुद ही नमक खाना बंद नहीं करोगे, थोड़ी बहुत अमाउंट में नमक खाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम देखेंगे कि इसके आगे इफेक्ट क्या होते हैं हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले जो हमारे बॉडी में इसका इफेक्ट हमें देखने मिलता है वो है मेटाबॉलिज्म के अंदर। जस्ट अ मोमेंट। तो ये रहा यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो सबसे पहले ये काम करता है हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो ये जो थायराइड हार्मोन है, ये हार्मोन हमारे बॉडी में T3 T4 के अलावा और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलें या फिर एक पेप्टाइड हार्मोन बनाता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। आप इसे लिख के रखना। इसे थोड़ा सा हम आर्थराइटिकल जब बात कर रहे थे आर्थराइटिस के बारे में, उस टाइम पे मैं इसके बारे में बताना भूल गया था। इसका नाम है कैल्सिटोनिन, एक हार्मोन है, और यही हार्मोन कैल्शियम जहां पर भी दिखे उस कैल्शियम को हमारे हड्डियों के अंदर रखने का काम करता है। तो कैल्शियम का डिपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट कैल्सिटोनिन करता है, दैट इज मूवमेंट ऑफ कैल्शियम इनटू द बोन। तो थायराइड अगर हार्मोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं हो सकती, इसका मतलब कैल्शियम आपके हड्डियों के अंदर वो डिपॉजिट हमेशा ही करता रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये तो मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करता है, जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले तो ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का अर्थ ये होता है कि जब भी हम रेस्टिंग कर रहे हैं, हमारे बॉडी में रेस्ट करने के टाइम पर सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी हमारे बॉडी के अंदर होती है। सभी लोग मानते हैं सेल्फ हीलिंग, हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करने का काम करती है जब हम रात को सोते हैं। तो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी में थायराइड या फिर ये हार्मोन T4 T3 या फिर TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब चीजें यहाँ पे काम करती हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन का काम ये बहुत बखूबी निभाता है। जैसा मैंने कह रहा था कि ये जो रीजन है यहाँ का, इस रीजन में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और फिर काम करेगा। जैसे जैसे ये हमारे लंग्स के अंदर, लीवर के अंदर, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, हमारे पेट में जब इसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, जब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं हम, उस टाइम पे वो इंटेस्टाइन्स के अंदर, उस वॉल के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर वहां से ब्लड के पास भेजना और फिर ब्लड से हर जगह पे भेजना, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता है। लॉजिकली भी अगर हम बात करें तो ये चीजें आपको अच्छी लगेगी। और फिर यहाँ पर अगर एब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो ये सीधा ही आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और इसके रिजल्ट हमें बहुत जल्दी देखने मिलते हैं। और इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अपना प्रोडक्ट कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए चूसना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद फिर जो भी रेसिडुअल फैक्टर्स रहते हैं, जो भी बचता है, उसे चबाकर खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 से 5 मिनट में यहाँ के रीजन में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमें देखने मिलता है। तो ये तो रहा सबसे पहले मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है। दूसरा इसका काम जो है वो है ग्लूकोज का और फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, या फिर उसको कट करने का काम करता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, ग्लूकोज को कट कर दिया गया, इसका मतलब हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया। तो एनर्जी के प्रोडक्शन को बूस्ट करने का काम भी थायराइड, ये ग्रंथि या फिर ये ग्लैंड काम करती है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर ये काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म से भी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी हार्ट बीट का रेट और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। हमारी हार्ट बीट, आप इसके बाद कभी भी आपके खुद के बॉडी के ऊपर एनालिसिस करना। आप जिस दिन एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज होने के बाद आपको अगर 5 से 10 मिनट तक आपकी हार्ट बीट नॉर्मलाइज हो जाती है, और इसीलिए एक्सरसाइज करने के बाद या फिर रनिंग करने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट ब्रेक जरूर होता है। आप स्पोर्ट्स में भी अगर देखोगे तो उसके अंदर 2 से 3 मिनट का एक ब्रेक होता है जहाँ पे आपकी हार्ट बीट नॉर्मलाइज होती है। आपके बॉडी की ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी की जो हार्ट बीट्स हैं, ये अगर 5 से 10 मिनट के अंदर नॉर्मलाइज नहीं हो रही है, वो और तेजी से धड़क रहा है, इसका मतलब हमारे बॉडी में T3 या T4 की दिक्कत आ सकती है। इसका मतलब थायराइड हमें होने के चांसेस हैं।
तो इसके बाद कभी भी थोड़ा सा खुद के बॉडी के ऊपर एनालिसिस जरूर करें कि 5 से 10 मिनट में हमारी हार्ट बीट हमारी कंट्रोलिंग में आनी चाहिए, दैट इज लेस देन 100 आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद ब्रीदिंग का रेट हमारा बढ़ाने में ये मददगार होता है, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, सो माइटोकॉन्ड्रिया की भी इफिशियंसी को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये डेवलपमेंटल में क्या काम करता है। जो टीन एज के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट में T3 T4 बहुत अद्भुत काम करता है यंग पीपल में। मान के चलें कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हम बोलते हैं कि 5 साल के अंदर ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप होता है, उसके बाद बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हमारा ब्रेन डेवलपमेंटल के स्टेजेस के अंदर जाए। तो 5 साल के अंदर जो भी डेवलपमेंटल होती है, ऐसा लगभग 12.5 से 13.5% डेवलपमेंट का जो हिस्सा है जो प्रमोट करता है वो थायराइड ग्लैंड करती है छोटे बच्चों के अंदर। तो ये तो रहे 3 ऐसे एग्जाम्पल जो थायराइड हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर थायराइड या फिर T3 T4 की अमाउंट हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गई या फिर लेवल से कम हो गई तो हमारे बॉडी को क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में अगर थायराइड का कंडीशन ज़्यादा हो गया, जिसे हम कहते हैं हाइपर थायराइड, जिसे हम कहते हैं हाइपर थायराइड। हाइपर थायराइड के 2 एग्जांपल्स हमें देखने मिलते हैं। सबसे पहले ये जो आंखें हैं, ऐसा लगता है कि ये आंखें थोड़ी सी बाहर आ गई है, फिर उसकी साइज थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाती है, दैट इज अ हाइपर थायराइड। और हाइपर थायराइडिज्म को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारी खुद की इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम या फिर इम्यूनिटी हमारे ही खुद के ऑर्गन्स को, सेल्स को मिसकॉन्सेप्ट के तौर पे बिहेव करके उसके साथ लड़ने का काम करती है, फॉल्स पॉजिटिव लड़ने का काम वो करती है, जिसे हम कहते हैं एटो इम्यून डिसीज। तो ये एटो इम्यून डिसीज का काम करती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ग्रेव डिसीज जो ये करती है। इसके बाद अगर हम बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, नींद ना आने की प्रॉब्लम्स, इरिटेशन, हमेशा ही इरिटेट होते जाना, चिड़चिड़ापन, उसके बाद मसल्स का वीक होना, थकावट होना, और जो हमने बोला कि जो हार्ट बीट है वो अगर 5 से 10 मिनट में नॉर्मलाइज नहीं होती है तो भी ये वैसा काम करती है। तो और एक बेस्ट सिम्टम हाइपरथायरॉयडिज्म का, आपका वजन बहुत तेजी से लॉस होता है। वो इतने तेजी से लॉस होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वजन बहुत जल्द गति से कम हो रहा है। अनइंटेंशनली, आपको इंटेंशन नहीं है वजन कम करने का, मगर फिर भी अगर वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब हाइपर थायराइडिज्म, ये दिक्कत आपको हो सकती है। दूसरा जो एग्जाम्पल है उसे कहते हैं हम हाइपोथायराइड, जहाँ पे थायराइड हार्मोन्स हमारे बॉडी में और कम हो जाता है, लेवल से भी बहुत कम होता है, तो वहाँ पे हमें ये देखने मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्वाइटर, जो इसे भी हम रिकमेंड करते हैं। उसी तरीके का जो थायराइड है वो इस तरीके से बढ़ता है। ये नॉर्मल थायराइड है हमारा, ये बड़ा हुआ है, नॉर्मल का जो अंदर रेंज है उससे अगर ये बड़ा हो गया तो इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे, उससे अगर छोटा हो गया तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या होता है, इसे हम सबसे इंपॉर्टेंटली रिकॉग्नाइज करते हैं आयोडीन डिफिशियंसी, दैट इज आपके बॉडी के अंदर नमक का या फिर आयोडीन का थोड़ा सा कम हो जाना। तो इसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाना, और ये दिक्कत महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के बाद। तो मोस्ट प्रोबेबली थायराइड की शिकायत होती है, और उसके अंदर से भी 50 से 60% महिलाओं की विद इन ईयर वो नॉर्मलाइज हो जाती है, वो दूर भी हो जाता है, मगर कुछ महिलाओं में इसका असर हमें देखने मिलता है। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ वेट, वेट आपका बढ़ता है। उसके बाद हमेशा थका हुआ रहना, कॉन्स्टिपेशन, और जब पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए अगर बात करें तो उनके जब भी पीरियड्स आते हैं उस पीरियड्स में मैक्सिमम ब्लड का लॉस हो जाना, ये सब चीज़ें हाइपोथायराइडिज्म के अंदर होती हैं। और जिन लोगों की हार्ट बीट बहुत कम है, ऐसा हम बोलते हैं कि 72 से 72 से 74 तक हार्ट बीट होनी चाहिए विद इन अ मिनट, अगर उससे कम हो रहा है इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। अगर 80 से भी ज़्यादा हो रहा है नॉर्मलाइज कंडीशन में, 80 से प्लस, तो हाइपरथायराइडिज्म की शिकायत हमें देखने मिलती है। तो ये 2 चीज़ें थायराइड के रिगार्डिंग। तीसरा एक चीज़ है जिसे हम नोडल कहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके के नोडल भी फॉर्म होते हैं थायराइड की वजह से।
उसके बाद थायराइड का कैंसर भी हमें देखने मिलता है। तो ये सब चीज़ें होती है हमारी थायराइड का अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी खूबी है जो इन सभी चीज़ों को टैकल करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट में है जिंजर, जिसे हम अदरक के नाम से जानते हैं। अदरक एक ऐसा मिनरल है, ऐसा कंटेंट है जो थायराइड के लिए रामबाण उपाय के नाम से जाना जाता है। मैं आज सभी लोगों को और एक चीज बताता हूँ, जिन लोगों को भी अस्थमा या फिर थायराइडिज्म का प्रॉब्लम अगर है तो अपने प्रोडक्ट से थोड़ी थोड़ी हो ही जाएगी। मगर फिर भी डे टू डे लाइफ में आप एक चीज और करना, ये जो जिंजर होता है, गावरान अदरक म्हणतो अपन, उसे निकालना है, उसके उसके छोटे छोटे टुकड़े करना है, इतने छोटे छोटे टुकड़े। इसे एक काड़ी को ऐसा लगाओ और इसे गैस के अंदर भूनो, गैस के ऊपर रख के थोड़ा सा उसे भून लो, हीट दो उसे गैस के ऊपर। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंग करो, थोड़ा सा नमक छिड़को और इसे चबा चबा कर खाओ। तो आपके ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, थायराइड के प्रॉब्लम्स, अस्थमा, ये सब चीज़ों के लिए ये बहुत असरदार साबित हुआ है। मैं और एक चीज़ बोलता हूँ, हम तुलसी के पत्ते खाते हैं, सभी लोगों को पता है उसके अंदर बहुत सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी अब तक इन्वेंट हुआ है, और हमारा मानना ऐसा है कि उसके अंदर और इतनी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है कि अभी तक तो हमें देखने ही नहीं मिली हो। तो वो अगर हम चबा चबा कर खाते हैं, 99% लोग उसे चबा चबा कर खाते हैं, तो उन लोगों में कैंसर होने की संभावनाएं बाकी लोगों से 30 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज उनके पत्तों की जो सेल वॉल होती है, सेल की अगर बात करूँ, सेल वॉल में आर्सेनिक नाम का एक कंटेंट पाया गया है, एक घटक होता है। और आर्सेनिक हमारे बॉडी के अंदर अगर गया तो वो डिपॉजिट होता है, हमारे बॉडी के बाहर नहीं जा पाता। तो अगर आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कैंसर होने के चांसेस हमें बहुत ज़्यादा है। एक तो हम ये खाने वाले थे मेडिसिनल प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए, मगर हमें इफेक्ट तो उसके दूसरे एडवर्स इफेक्ट देखने मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें आयुर्वेदा में होती है, कौन सी चीज़ को किस तरीके से खाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कभी पत्ते खाने वाले हो तो उसे तोड़कर मत खाइए, आई मीन चबा कर मत खाइए। उसे आपके पानी के साथ सीधा सीधा आप निगलें। अगर वो पानी के साथ निगल लेते हो तो उसके 100% बेनिफिट आपको मिलते जाएंगे। किरण करण दादा सर प्लीज, करण दादा सर प्लीज। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जिंजर में ऐसे कौन से कंटेंट है। तो सबसे पहला कंटेंट है जिंजरॉल, जिंजीबेन। सर आपका ट्रेस कर पा रहे हैं? ये अगर ऐसा रहा तो हम प्रेजेंटेशन यहाँ पे रोकना पड़ेगा, हम प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे ठीक सर मैंने रिपोर्ट किया उसको। से। ओके, तो इसके अंदर जो जिंजरॉल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जिंजीबेन एक ऐसा कंटेंट है, ऐसा इंग्रेडिएंट है जो थायराइड को 100% कंट्रोल करने का काम करता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है वो जिंजर के अंदर, अदरक के अंदर। उसके बाद अश्वगंधा भी उसी तरीके का काम करता है, जिसके अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लाजवाब तरीके से पाया गया है, जो हमारे बॉडी के मैग्नीशियम और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है।